नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे पैनलिस्ट साथियों का भी स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ जुड़े हैं निशिकांत मोहपात्रा जी और मेरे सह संचालक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। तो आज हम इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको रूपरेखा बता देना चाहती हूँ। पहले तो हमारे कार्यक्रम का विषय है भारतीय सरकार में बगावत के स्वर। मोदी सरकार में, पर लेकिन अब इसको मोदी सरकार नहीं कहा जा सकता, इसको एनडीए सरकार कहा जाएगा। एनडीए सरकार में बगावत के सुर। अब यहाँ पर देखिए, सभी जानते हैं कि ये जो एनडीए सरकार है उसको गठन हुए जुम्मा 4 ही दिन हुए, परंतु अंदर ही अंदर पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर मतलब एनडीए के अंदर और आरएसएस के अंदर भी कुछ न कुछ खींचतान शुरू हो चुकी है और यहाँ पर एक दूसरे के सामने विरोध के स्वर खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने मिनिस्ट्री का गठन किया, जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, उस मंत्रिमंडल के गठन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो अजीत पवार की पार्टी है, मतलब एनसीपी, उसमें से सिर्फ एक सीट दी थी प्रफुल्ल पटेल को, और प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि मैं तो कैबिनेट स्तर का मंत्री रह चुका हूं, इसलिए उन्होंने भी उस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको राज्य स्तर का मंत्री बनाया जा रहा था। इसी तरीके से एनडीए को अब तक ये विश्वास था कि जितने भी मेन मिनिस्ट्री है वो उनके खाते में आएंगी, जैसे वित्त मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, फिर रक्षा मंत्रालय हो, ये सभी उनके, रेलवे मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही के वही मंत्रालय जो पहले मोदी सरकार में थे, एनडीए सरकार में भी वही मंत्रालय उन्हीं मंत्रियों को दे दिए गए, जिनकी वजह से आज सरकार का बट्टा बैठ गया है। खैर एनीवे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे का और जो मोहन भागवत जी, ये सभी लोग अब एनडीए के प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी को सलाह करने लगे हैं। एक तरफ आपको सभी को याद होगा, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे मैं अकेला सब पे भारी, और आज ये नरेंद्र मोदी जी को मैं शब्द छोड़ के हम पे आना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत जी ने भी कहा कि किसी भी संगठन में कहीं पर भी कभी अहम नहीं आना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। एक तरीके से कहा जाए तो मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। अब आप जानते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी के जो शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सभी घटक दल आए, स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी वहां हाजिर रहे, परंतु नीतीश बाबू नहीं आए। अब नीतीश बाबू नहीं आए, उसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी तो जैसे कह सकते हैं कि ये सरकार बनी है और ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी या कितना चलेगी, कोई तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सरकार जिन घटक दलों के बल पे बनी है वो उनके और भारतीय जनता पार्टी के विचार श्रेणी मैच नहीं करती है। आप देखिए, इससे पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वह भी यूपीए की सरकार जो बोलते हैं, तो वह भी अलायंस की सरकार थी, परंतु जितने भी अलायंस के दल थे वह सबके सब सेक्युलर माइंडेड थे, एक जैसी विचारधारा वाले थे। जबकि आज नरेंद्र मोदी जी जो अब प्रधानमंत्री बने हैं, वो उन लोगों का सहारा लेके बने हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कहें या आरएसएस की विचारधारा से अलग है। तो यहाँ पर अब मैं अपनी बात शुरू करूं। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं निशिकांत मोहपात्रा जी, उड़ीसा से हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है। बहुत बढ़िया बात है, हमारे साथीदार हैं। एक समय गुजरात में हमको तकलीफ भी बहुत पहुंचा दी, हमें 17 तक पहुंचा दिया, परंतु इस बार हम सब लोग बहुत साथ मिलके लड़े हैं गुजरात के अंदर, और एक सीट बहुत तय थी कि निकल ही जाती हमारे चैतर वसावा जी की, परंतु आप जानते हैं खेला करने में ये लोग माहिर हैं और उन्होंने यही काम किया। नहीं तो किसी भी हालत में वो सीट हम हारने वाले नहीं थे, वो सीट निकल रही थी। इससे पहले मैंने जितने भी अपने विश्लेषण मेरे अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे किए थे, तब भी मैंने यही कहा था कि ये सीट तो निकल ही रही है। खैर जो भी है ठीक है। तो अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उड़ीसा के अध्यक्ष
जुड़े हैं। और अब इन्हीं जो मैंने चर्चा रखी आपके सामने, मोदी सरकार में बगावत के स्वर, इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी निशिकांत महापात्रा जी। पहले तो ये जो मोदी सरकार बनी है, यह इस बार का एनडीए सरकार, उसका धरातल जिस तरह से बना है, सही में मिनिस्ट्री में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं, और जो पार्टियां हैं जैसे टीडीपी हो गया, आपका जेडीयू हो गया, जो लोग का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी भी होता है। और टीडीपी ने तो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात किया है 4% का, और मतलब सारे मौलवी के लिए तनख्वाह की भी बात किया है। तो जो बेसिक अप्रोच है, जो पार्टियों की कन्विक्शन से, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये पहला पॉइंट है जहां पे ये शुरू होता है। और पिछले 2 जो सरकार बना था एनडीए का, उसमें सही में आपने बोले कि ये मोदी सरकार था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, और सारे दल जो जुड़े हुए थे अपेंडेज जैसे, मतलब कोई आए जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस टाइम भी मोदी सरकार ने थोड़ा स्पेस देते हुए कुछ मिनिस्ट्री दिया था इन लोगों को। आज जैसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, उस टाइम एटलीस्ट एनडीए जो गठबंधन को इन लोगों ने बचा के रखा था, उसका मुझे लगता है थोड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी ये इनिशियल स्टेज में इनको मिल रहा है कि 240-42 में होते हुए भी ये लोग 30 कम जो आंकड़ा है बहुमत का, उस पर सवार भी हो के अभी हमने देखा कि पूरा जितना मिनिस्ट्री था, की मिनिस्ट्री, वो बीजेपी ने अपना हाथ में रखा है। जो शुरुआत में जो आ रहा था कॉम्प्रोमाइज का, वो नहीं हुआ। तो बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहता है इसके थ्रू कि देखिए, हमारा जो गठबंधन, इसको कम मत आंकिए प्रीवियस जो सरकार से, हम लोग स्टेबल है और सारे मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो अपना हाथ में रख के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम किया है। लेकिन जो हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको जो फंडामेंटल उनका जो आधार रहा है, जैसे बिहार में जेडीयू का एंड तेलुगु देशम पार्टी का, और सारे जो पार्टियां हैं उनका भी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत ही अर्ली स्टेज है, सरकार बना है जुमा जुमा, और इसमें जो डिसेंशन अभी देख रहा है, जो लोगों की नाराजगी देख रहा है, वो थोड़ा टाइम लेगा। वास्तव में किस तरफ जाएगा वो डिपेंड करेगा, आगे चल के क्या नतीजा आता है, क्या पृष्ठभूमि बनता है। जैसे अभी 2-3 महीने, 3-4 महीने में हम लोगों को 2-4 इलेक्शंस है। हम हरियाणा में इलेक्शन देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, और फरवरी तक दिल्ली में भी आ जाएगा। और तो ये इलेक्शंस जो है उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। एटलीस्ट जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो थोड़ा सब्र करेंगे कि कुछ ऐसा घटना घटे जिसमें कि वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। अभी एक साथ चुनाव में जाना और बहुत ही मोदी का नाम को लेके प्रचार करना और उस प्रचार से बहुमत में आना, ये सब थोड़ा इन लोगों को पीछे खींच के रखेगा। मुझे जो लगता है कि इट्स नॉट सो इजी कि भाई हम लोग घटक दल है और छोड़ देंगे। नाराजगी तो दिखता है, प्रफुल्ल पटेल जी के बाद हम लोगों ने किए, शिवसेना के बाद बात किए, नीतीश जी के भी, वो तो माहिर है अपना नाराजगी को छुपाने में और दिखाने में। तो जो संदर्भ बन रहा है, जिस तरह पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो है, वो पार्टी जो है,
उन्होंने अपना संकेत दे दिए कि भाई इस पॉइंट में हम लोगों का नाराजगी है, और वो नाराजगी कितना दूर जाएगा, कहाँ पे वो लकीर खींचेगा सेपरेशंस की, उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा अभी समय जो है अगला 3-4 महीना क्वाइट इम्पोर्टेंट रहेगा। किस तरह से ये आगे जाता है, इतना आसान नहीं कि अभी ही हम लोग ये जो डिसेंशंस, ये डिवाइड में तब्दील हो जाए, इस तरह से दिख नहीं रहा है। इट इज टू यारली, लेकिन साइंस तो दिख रहा है, और ये संकेत अगर आगे चल के निर्णय में चेंज होता है तो मुझे लगता है ये सरकार जल्दी मतलब अपने घुटने में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सारा देश में अभी जो परिस्थिति है उसमें काफी चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि ये अंदर से जितना चेंज होगा बाहर का भी इम्पैक्ट काफी है। एक तो इंडिया गठबंधन किस दिशा में जाता है और उसका मजबूती और कितना मजबूत होता है, किस तरह से ये काम करता है एज ए टीम, उस पर भी बहुत सारे चीज डिपेंड करेगा। क्योंकि आप देखो जेडीयू और टीडीपी को जोड़ दो तब भी 10 सीट हमारा कम आ जाता है या 8 सीट कम पड़ता है, और वो दोनों निकल जाए भी तो इंडिया में सॉरी एनडीए में सिर्फ 6 सीट नीचे आता है, तो वो जोड़ तोड़ करके वो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस वगैरह लेके वो भी अपना नंबर बना सकते हैं। तो जब तक ये तय नहीं हो जाए कि भाई जेडीयू और टीडीपी छोड़ने से ये सरकार गिर जाएगा और इंडिया गवर्नमेंट बन जाएगा, मुझे लगता है तब तक एटलीस्ट ये सरकार काफी मजबूत रहेगा। और जिस दिन ये मैथमेटिक्स तय हो जाएगा कि भाई ये सरकार जाएगा तो इंडिया सरकार आएगा, मुझे लगता है वो टाइम तक इनको इंतजार करना पड़ेगा और हम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज टू ईयरली। मुझे तो मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स लकीर में चेंज हो इसके लिए टाइम जरूरत है। हेलो, आप म्यूट हैं? हाँ, आप म्यूट हैं? अनम्यूट कर दीजिए। हाँ 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 जी। निशिकांत जी, आपने बताया कि इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, मतलब बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और साथ ही आपने बताया कि थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा कि क्या देखें जैसे जैसे समय जाता है। हमारे कहते हैं ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, इस बात को हमें भी समय देना ही पड़ेगा। परंतु फिर भी जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जैसे कि आपने देखा कि चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार बनी, वहां पे उन्होंने शपथ लिया मुख्यमंत्री का, परंतु नीतीश बाबू नहीं आए। अब इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ ज्ञानेश वाकुडकर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश वाकुडकर अध्यक्ष है लोक जागर अभियान महाराष्ट्र से, और आजकल तो महाराष्ट्र का नाम सभी जगह बहुत चल रहा है। तो मैं ज्ञानेश जी से जानना चाहूंगी असली तस्वीर क्या चल रही है महाराष्ट्र में। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ अपनी टिप्पणी दीजिए। जी नमस्ते। मेन बात यह है कि अभी महाराष्ट्र तो बिल्कुल, महाराष्ट्र ने धमाका भी किया है, और महाविकास आघाड़ी जो है, तो मोदी जी ने, शाह जी ने जिस तरीके से, अब फडणवीस हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के, तो उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का राजकारण गंदा करने का काम किया है, घर में फूट डालने का काम किया, पार्टियों को क्या बोलते डकैती डाल दी है, और ब्लैकमेलिंग का पॉलिटिक्स किया, बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स किया। तो इसको जवाब देने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने भी बहुत सही तरीके से जवाब दिया, उनको उनकी हैसियत दिखा दी महाराष्ट्र की जनता ने। और जैसे इनके पास पैसा है, ईडी है, बहुत सारे न्याय व्यवस्था इनके साथ में है, चुनाव आयोग तो इनके घर में क्या बोलते हैं, अब वो राजीव जी है, तो वो तो क्या एक क्या छोड़िए, तो कहने का मतलब इन सब लोगों को इनकी औकात दिखाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। अब उसमें एक बात यह है कि ये जो अपन देश का जो कैलकुलेशन अभी देख रहे हैं देश की पॉलिटिक्स का, अभी सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी तो इतने जल्दी तो नहीं होगा, मगर एक बात यह है कि ये 12 और 16 28 लोगों का है, और 28 लोगों से सरकार नहीं बनती है, नहीं,
ये इंडिया के साथ में जाते हैं भी है तो। मगर एक बात और है कि महाराष्ट्र के 7 जो है शिंदे के, एकनाथ शिंदे के 7 सांसद है और एकनाथ शिंदे डिस्टर्ब है क्योंकि महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए किसी ने सोचा नहीं था। हम लोग बोलते थे, मैं तो हमेशा बोलता था कि 30 के ऊपर, 30 से 35 के बीच में आएंगे और बीजेपी सिंगल डिजिट में आ सकती है, ऐसा मैंने कई बार बोला और वो हो गया, वो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी ने सोचा नहीं था। बीजेपी को तो लगता था कि हम 35-40 भी ले लेंगे, ऐसा वो खुद बोलते थे, इस तरीके से हवा में थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने पटक दिया उनको, धरती पे जमीन पे लाके पटक दिया, उनकी औकात दिखा दी, तो वो शिंदे भी घबरा गए हैं क्योंकि विधानसभा में इसका असर होगा और विधानसभा में शिंदे का सुपड़ा साफ होगा। ये अभी इनको 7 सीटें जो मिली है ये भी अप्रत्याशित है, किसी ने सोचा नहीं था, फिर भी मिल गई, तो जो मिल गई नेचुरली। अजीत दादा तो साफ हो गए। अब कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये जो शिंदे जी के साथ, मतलब सेकंड शिवसेना के साथ और अजीत पवार का 1, ऐसे 8 लोगों को अगर देखें तो ये 8 की संख्या ऐसी है कि वो जहां चाहे वोट कर सकते हैं। इन पे व्हिप का कोई सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये खुद नेता है। अजीत पवार तो अपने एक सांसद के खुद नेता है, वो एक सांसद या जो भी वो एक सांसद सोचेगा उधर मतदान कर सकता है। और साथ ये जो एकनाथ शिंदे वाले हैं, तो ये भी तो अगर एकनाथ शिंदे चाहे तो ये भी मोदी के खिलाफ वोट कर सकते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से इन्होंने टिकट बंटवारे में या सरकार चलाने में हमेशा जिस तरीके से जो बर्ताव उनके साथ में किया है, तो उससे तो वो खुश हो नहीं सकते, उससे तो नाराज है ही। ये गुलाम जैसे, उनको तो एक जैसे नौकर जैसे ये करना, कभी भी कई बार अपमानित भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सब देखते भी है, तो उनको भी समझ में आता है। इन्होंने अगर शरद पवार को, मतलब इनको बड़े नेता, इनके कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की कदर अगर ये नहीं करते, गडकरी को नहीं सुनते, राजनाथ सिंह को नहीं सुनते, योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती करते हैं, सुषमा स्वराज के बारे में वही हुआ था, कई नेता है, नाम कितने गिनाए, तो ऐसा होने की वजह से इन पे तो किसी का कोई विश्वास होने का सवाल नहीं आता। यहां तक मुझे तो ये लगता है अभी जो हमारे जो क्या है संघ वाले जो है, मोहन भागवत जी ने बोला है कि भाई 1 साल से मणिपुर जल रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा, आपका अहम जो बहुत भारी हो गया है, आप सेवक है, सेवक जैसी बात करो, तो ये सब बकवास है। लोगों ने 1 साल में देखा नहीं है क्या 10 साल में मोदी कैसा बर्ताव करते हैं, ये मोहन भागवत को मालूम नहीं गया। मगर जब मोहन भागवत की ही मतलब अस्तित्व पे आ गई, जब जेपी नड्डा ने बोल दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं, बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से बेइज्जत कर दिया, सरेआम इनकी इज्जत निकाली है उन्होंने। अब ये होने के बावजूद और वो भी उनके हो गए, सीटें कम हो गई, उनको जरूरत है, ऐसे इसमें मोहन भागवत अपनी दिखा रहे कि हम बहुत संघ बहुत सज्जन है, सभ्य है और हम संवेदनशील है वगैरह वगैरह। ये सब को बकवास लोग सुनेंगे नहीं क्योंकि सभी को मालूम है। अब इसका असर क्या होगा कि जब यही बात है तो दूसरी बात ये भी होती है ना, शिंदे को नहीं समझता है क्या? शिंदे को भी समझता है कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, किस घटिया लेवल पे ये लोग जा सकते हैं, ये शिंदे भी समझ सकते हैं ना। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और इतना बड़ा कांड उन्होंने किया ही भी है, इतने यानी नाक के नीचे पार्टी अगर तोड़ दी, उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला रहा था, ये तो कम से कम इतना पॉलिटिक्स तो उनको भी समझता है। और 7 सीटें उनकी जीत गई, कैसे जीती कुछ तो बात है, सिर्फ पैसे के भरोसे पे तो नहीं जीतते, ये तो बात सही है। तो ऐसे इसमें वो जान रहे हैं कि ये ज्यादा दिन इनके साथ में रहना बेकार है, इनके साथ में ये भरोसे के खिलाड़ी नहीं है, दोस्ती करना इनसे वो क्या है कि वो जो मेरी 4 लाइन है वजह से कि कितने गुनाह, कुछ भी बोले बाद में कि कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे, कैसा करे भरोसा कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। तो मोदी, शाह और ये योगी आदित्यनाथ और भागवत, ये 4 लोग तो ऐसे हैं साहब कि इनके ऊपर भरोसा करना, तो वो आदमी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समझदार होगा। थोड़ी भी अकल मेरे भेजे में है तो मैं तो इन लोगों से पे कभी, यानी गर्दन भी काट के रखने की बात करेंगे ना खुद की, तो भी इन पे भरोसा कर नहीं सकते। और इसीलिए यही बात देश में जाएगी, देश समझ रहा है, मतदाताओं ने कांग्रेस के पैसे का इंतजार नहीं किया, उनके अकाउंट सील थे, फिर भी लोगों ने लड़ाई लड़ी,
उन्होंने किसी पार्टी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने यही था ना कि मोदी को हटाना है। कई मामले में कई जगह पे ये लोगों ने बहुत चुनाव आयोग को बहुत गलत तरीके से उसका उपयोग किया, बहुत गलत तरीके से इन्होंने अपने तो इसीलिए, नहीं तो ये तो 100 के नीचे आ जाते थे ईमानदारी से अगर चुनाव होते। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जो है तो सिर्फ ये 12 और 16 28 मत पकड़िए, 8 ये भी हो सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं फिर बता दूंगा, छोटी सी, कि एक बात ये भी हो सकती है, देखिए कि जैसे बंगाल में 3 लोग ममता बनर्जी के साथ में, ऐसा सुना है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी के 6-7 लोगों को तोड़ना, 9 लोग हैं उनके पास में, मगर 6 या 7 लोगों को तोड़ दिया महाविकास आघाड़ी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन्होंने अगर बोल दिया कि आपको जिताने की जिम्मेदारी हमारी है, आप सिर्फ फॉर्म भरिए, पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपको जिता देंगे, ये अगर यकीन दिलाया जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में भी 6-7 सीटों के साथ में टूट सकती है। तो उनको क्या है, वही जो क्या बोलते हैं, इसका सभापति का चुनाव है, उसमें एक तो विरोध में मतदान करो या फिर गैर हाजिर रहो, फिर इनको कार्रवाई करेंगे, उसके पहले रिजाइन कर देंगे, चुनाव लड़ेंगे, बस मामला खत्म हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इसलिए, और अगर सभापति बन जाता है तो इनकी मेंबरशिप भी बच जाएगी, क्योंकि वो बोल देंगे हम बीमार थे, इधर थे, उधर थे, तो ये सब नाटक तो सब हो ही जाता है। तो इसलिए महाराष्ट्र से 8 ये है और 6-7 और हो सकते हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र में 15 अगर हो गए तो आप देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये महाराष्ट्र में 42 लोग या 45 लोग, 45 सांसद महाराष्ट्र से पहले जो है वो, मगर ये 15, 7, 8, 12, 13 तो कम से कम बीजेपी के से कम हो जाएंगे, बीजेपी के अकाउंट से कम हो जाएंगे 12 से 15 सांसद। जी जी ज्ञानेश वाकुर जी, आपने बहुत सही बताया कि महाराष्ट्र ने पूरे मतलब नरेंद्र मोदी जी को औकात दिखाने का काम किया है। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की खुद की भारतीय जनता पार्टी टूट भी जाए। और आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए तो मेरे पास यही कहना है कि अगर कोई भेड़िया भेड़ की खाल पहन ले, भेड़िया भेड़ की खाल पहन ले तो भी वो भेड़ नहीं हो जाता, जब मौका आता है तो भेड़िया ही निकल के बाहर आता है। तो इसी तरीके से सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने पूरे देश में कितनी ही सरकारें तोड़ी हैं और कितने ही एमएलए और खरीद लिए हैं। तो हर कोई इनके जो चरित्र है उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है और पहचानता है। इस वजह से जितने भी इनके गठबंधन के घटक हैं वो भी इनके साथ विश्वास के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा आपका कहना है। तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मेरे साथ सलीम खान जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं सलीम खान जी से आग्रह करती हूँ कि अब देखिए स्पीकर का मामला अभी भी फंसा हुआ है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अभी स्पीकर के मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आगे स्पीकर का नाम लेके क्या होगा इंडिया गठबंधन में, एनडीए में और इनकी सरकार में। जी सलीम खान जी। शुक्रिया रत्ना जी। देश में जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है इसके बारे में मैं कोई शेख चिल्ली की तरह से सपना नहीं देख रहा हूं कि पहले ही अधिवेशन में जो है वो सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अभी जो देश में परिस्थिति है इसमें मुझको ऐसा लगता है कि स्पीकर के मामले में खींचातानी होगी और या तो बीजेपी जो है वो किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को समझाने में कामयाब हो जाएगी या उनकी मर्जी मान लेगी, लेकिन स्पीकर के मसले पे ये सरकार फिलहाल नहीं गिरेगी। देखिए इसका एक कारण है, अगर ये लोग जो अभी बीजेपी के साथ एनडीए में हैं, नीतीश कुमार या नायडू, अगर ये चुनाव के नतीजों के बाद, चुनाव परिणाम के बाद इनके साथ आए होते तो इनके लिए अलग हट जाना बहुत आसान था। ये कहते हैं कि भाई देखो हमको ये कहा गया था इसलिए हम आ गए, अब ये लोग ये नहीं कह रहे हैं हम जा रहे हैं, ये फासिस्ट हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन लोगों ने
मोदी और बीजेपी की सारी फैसिस्ट प्रवृत्ति के बावजूद, फांसीवाद के बावजूद बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ जो है इन्होंने प्रचार किया, मोदी के साथ रैलियां निकाली, रोड शो निकाली। अब चूंकि बीजेपी जो है वो बहुमत में नहीं आ सकी, इसलिए फौरन भाग जाने से ये संदेश जाता है कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये लोग इस उम्मीद में मोदी के साथ आए थे कि मोदी को बहुमत मिलेगा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि बहुमत नहीं मिला तो ये जो है वो भाग लिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तो उनके ऊपर ये जो अपॉर्चुनिज्म का इल्जाम है ये बहुत सख्ती से लगेगा। दूसरा ये कि जनता में भी एक सहानुभूति आएगी कि मोदी के साथ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन्होंने उनकी पीठ में अचानक जो है वो छुरा घोंप दिया, बेचारे मोदी, और उनके साथ बड़ा अन्याय हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का फौरन एनडीए से निकलना जो है वो मुनासिब नहीं है। मतलब इससे उनका नुकसान है और बीजेपी का फायदा है। उनको जो है वो इंतजार करना चाहिए और किसी मुद्दे पे निकलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार अगर इस पे अड़ जाते हैं आगे चल के कि जातिगत जनगणना कीजिए, और बीजेपी कहती है कि हम नहीं कर रहे हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई देखो ये तो हम पहले से कर रहे थे, बिहार में हमने किया था और ये हमारे मैनिफेस्टो में था, अब बीजेपी जो है वो इस काम को नहीं कर रही है इसलिए हम अलग होते हैं। या नायडू ये कहें कि भाई हम जिस तरह से आंध्रा में रिजर्वेशन देते हैं मुसलमानों को, इस तरह से हम पूरे भारत में देना चाहते हैं और बीजेपी ये नहीं कर रही है इसलिए हम अलग होते हैं। तो एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि जिससे नायडू का और नीतीश कुमार का राजनीतिक फायदा हो और वो उसकी बुनियाद पर लोगों में जा सके और ये कह सके कि हमारे इनसे अलग होने का ये कारण है। वरना ऐसे बिला वजह उठ के चले जाना, मैं समझता हूँ राजनीतिक दृष्टि से, हालांकि हमको बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन हमारे अच्छे लगने से नहीं, हम खाली वोटर नहीं है, सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कि बीजेपी को और नायडू को और नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो हमको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा और उनको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए इस बारे में, बहुत ज्यादा सपने, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने चाहिए। अब आप ये देखें कि ये जो एनडीए का गठबंधन बना है और इंडिया का गठबंधन है, दोनों तरफ गठबंधन है, यानी अब जो भी सरकार आएगी वो गठबंधन की सरकार होगी। अगर एनडीए की नहीं होगी, इंडिया की होगी, तो भी गठबंधन की होगी। लेकिन इन दोनों गठबंधन में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से एक के गिरने की संभावना ज्यादा है और दूसरे के गिरने की संभावना कम है। वो बुनियादी फर्क ये है कि वैचारिक दृष्टि से नीतीश कुमार और नायडू इंडिया गठबंधन से ज्यादा नजदीक है, यानी उनकी विचारधारा सब लोगों को साथ में लेके चलने की और भाजपा की विचारधारा के लोगों में फूट डालने की, इसमें फर्क है। तो ये एक, जबकि इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि वो लोग आए क्यों? तो आए दो कारण से। एक तो कारण था डर। नीतीश कुमार को ये डर दिखाया गया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हम तुमको जो है वो सोरेन की तरह या केजरीवाल की तरह जेल में डाल देंगे, तुम्हारी फाइलें हमारे पास हैं। तो ये जो विवाह हुआ है ये राजी खुशी विवाह नहीं, ये डर की वजह से हुआ है, दबाव की वजह से हुआ है, जेल में जाने के डर से और सत्ता में रहने के लालसा से। और यही बात है, नायडू को भी ये लग रहा था कि शायद मैं अकेले वाईएसआर कांग्रेस को नहीं हरा सकूंगा और भाजपा अगर साथ में आ जाएगी और वो पवन कुमार साथ में आ जाएगा तो हम तीनों मिलके वाईएसआर को हरा सकेंगे। तो इसलिए वो भाजपा के साथ आए। अगर नायडू को शुरू में यह अंदाजा होता कि मुझको इन दोनों की जरूरत नहीं है तो वो भाजपा के साथ नहीं जाते। तो मतलब ये है
कि एक डर था और एक लालच था, जिसकी बुनियाद पर, जिसके आधार पर ये एनडीए का गठबंधन में ये लोग शामिल हुए। तो ये जो आधार है ना, डर का आधार, अगर सरकार बदल जाती है तो डर खत्म है। और जहां तक लालच का सवाल है, इस सरकार में रहो या उस सरकार में रहो, लालच तो सेम है, फायदा तो सेम है। तो इसलिए एनडीए की सरकार जो है वो गिर सकती है आगे चल के। लेकिन इंडिया गठबंधन का आप देखें कि बहुत ही बेसिक उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि हमको देश में से फांसीवाद खत्म करना है। इसमें सारे लोग जो है वो एक मत। इसके अलावा जो दूसरा मामला था वो ये है कि संविधान को बचाना है। इस पर इंडिया गठबंधन के सारे लोग एक मत थे कि भाई संविधान को खतरा है और हमको जो है भाजपा से उसको बचाना। तीसरी चीज जो है वो कल्याणकारी योजनाएं, यानी लोगों के मुद्दे, रोजगार, महंगाई, इसकी तरफ ध्यान देना है। इस पर भी दोनों में इत्तेफाक है। और न्याय मिलना चाहिए, और जातिगत जनगणना भी उसके तहत आती है, इस पर भी कोई मतभेद नहीं है। मुसलमानों के रिजर्वेशन पे भी इंडिया गठबंधन में किसी को आपत्ति नहीं है। अग्निवीर पे भी किसी को आपत्ति नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, इस पे सब लोग सहमत हैं। तो आप ये देखें कि उनके अंदर जो है वो गठबंधन होने के बावजूद वैचारिक बुनियादों पर और जो काम करना, ऑपरेशनल बुनियाद जिसको बोलते हैं आप, उसमें बहुत ज्यादा सहमति है। तो इस वजह से अगर वो गठबंधन आता है तो उसके गिरने का संभावना कम। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि भाजपा ने जो है वो हमेशा अपने साथियों को नुकसान पहुंचाया, इससे भी उसके साथ वाले डरते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर भाजपा के जो है दो सबसे पुराने जो है वो समर्थक रहे हैं। एक श्रोमणी अकाली दल पंजाब की 35 साल, बल्कि अभी तो 36 साल हो गया, 36 साल से वो भाजपा के साथ है। लेकिन जब किसानों का मामला आया और श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि भाई आप किसानों की जो है वो अनदेखी मत कीजिए, इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं और ये न्याय संगत आंदोलन है, आप इनकी सुनिए और इस कानून को वापस लीजिए। तो भाजपा ने, मोदी जी ने कहा कि ये तो जो है वो कुछ लोग हैं जो आंदोलन जीवी लोग हैं और वो लोग ये चला रहे हैं और हम जो है वो नहीं झुकेंगे। लेकिन जब आंदोलन लंबा हो गया तो इस बात पर श्रोमणी अकाली दल इनसे अलग हुई, यानी एक मुद्दे पे अलग हुई कि आप किसानों की नहीं सुन रहे। आगे चल के मजबूर होके मोदी जी को जो है वो झुकना पड़ा और उन्होंने जो है वो कानून वापस लिए और ये कहा कि मैं उनको समझाने में नाकाम रहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कानून गलत था, उन्होंने ये कहा कि कानून तो सही था लेकिन हम उनको समझा नहीं पाए, इसलिए हम इनको वापस ले रहे हैं। तो ये तो सुलूक इन्होंने श्रोमणी अकाली दल के सिद्ध किया। शिवसेना बीजेपी की बहुत पुरानी साथी है और विचारधारा में उनके कोई मतभेद नहीं था, दोनों हिंदुत्व वाले थे। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने जो है वो शिवसेना को तोड़ा, उसके अंदर बगावत कराई और फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए से जो है उसका नाम भी ले लिया और उसका निशान भी ले लिया। यानी आप समझ लीजिए कि नाम और निशान मिटाने का कोशिश किया इन्होंने। तो ये मामला इन्होंने उस पार्टी के साथ किया कि जिसके कंधे पे चढ़ के ये महाराष्ट्र में आए थे। शिवसेना बीजेपी से ज्यादा ताकतवर थी। यानी हमारे एक दोस्त हैं पत्रकार, उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जिस प्लेट में इनको जो है वो खाना दिया, इन्होंने उसी प्लेट में जो है वो गोबर और गौमूत्र रख के जो है वो शिवसेना को दे दिया। इतना बुरा सलूक किया इन्होंने। ये कहा कि ये असली बाप के नकली औलाद है। यानी आप सोच सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा आप देखें कि जो बीआरएस है तेलंगाना की, वो बीआरएस ने इनके साथ नहीं थी, एनडीए में नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट में जब भी कोई मुद्दा आता था तो बीआरएस जो है वो बीजेपी का समर्थन करती थी। इसी तरह से बीजेडी को देखिए, उड़ीसा की बीजू जनता दल, उसने हर मामले में बीजेपी का समर्थन किया है पार्लियामेंट में।
जब भी उसको राज्यसभा में, चूंकि ये लोग बहुमत में नहीं थे, इसलिए इनको जो है वो बीआरएस की जरूरत पड़ती थी, इसलिए इनको बीजेपी की जरूरत पड़ती थी। तो वो लोग हमेशा जो है वो इनका समर्थन करते थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही बीजेडी कमजोर हुई, जैसे ही बीआरएस कमजोर हुई, उसकी वजह से जो वैक्यूम पैदा हुआ था उसको जो है इन्होंने पुर कर लिया, और बीजेडी और उड़ीसा में भी स्ट्रांग हो गए, बीजेडी का तो नामो निशान खत्म हो गया, और यहाँ तेलंगाना में भी जो बीआरएस का नुकसान था उसको पूरा कर लिया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भाजपा के साथ आते हैं उनको हमेशा संदेह रहता है कि ये लोग हमारी पार्टी को निगल जाएंगे, ये लोग हमारे नेताओं को निगल जाएंगे। तो यही संदेह जो है वो इनको भी होगा, नीतीश कुमार को भी होगा। और नीतीश कुमार के साथ तो इन्होंने ये किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अलग से लड़ाया, और चिराग पासवान पब्लिक में जाके कहते थे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, और चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ अपना एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। उनके सारे उम्मीदवार जो है वो जेडीयू के खिलाफ थे, और यही वजह है कि जेडीयू जो दूसरे नंबर पे थी वो जो है वो तीसरे नंबर पे चली गई, और बीजेपी जो तीसरे नंबर पे थी वो दूसरे नंबर पे आ गई। तो इन्होंने जेडीयू को जो है वो जानबूझ के चिराग पासवान के जरिए से हरवाया है। ये इतिहास है ये पिछले विधानसभा चुनाव का। तो नीतीश कुमार को हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कहीं बीजेपी जो है वो हमारे सांसदों को तोड़ के अपने अंदर शामिल न कर ले। चंद्रबाबू नायडू भी एक जमाने में बीजेपी के साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। वो सरकार में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपना स्पीकर बनवाया था, और उनके स्पीकर के एक वोट की वजह से बीजेपी, मोदी जी, अपने अटल जी की सरकार गिर गई थी। और वो जब इलेक्शन हारे तो उन्होंने ये कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने, कि मेरे चुनाव हारने का मुख्य कारण ये है कि जिस वक्त गुजरात में दंगे हुए उस वक्त मैं एनडीए में शामिल था और मैं एनडीए से अलग नहीं हुआ। यानी बीजेपी के साथ रहने के कारण सत्ता वंचित हुआ हूं मैं, ये बात जो है वो नायडू कह चुके हैं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो पक्ष एनडीए में शामिल है, जैसे तेलुगु देशम पार्टी या जेडीयू, इनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि ये जो है वो बीजेपी हमारे लोगों को निगल ना जाए, इसलिए ये मौके का इंतजार करेंगे और सही वक्त पे बीजेपी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम बहुत जल्दी नहीं होगा, इसके लिए जो है वो लोग इंतजार करेंगे, इसलिए कि राजनीति का यही तकाजा है। राजनीति हम जैसे लोगों की ख्वाहिश से नहीं चलती है, बल्कि जो ज़मीनी सच्चाइयाँ होती हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलाई जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये स्वर जो है जो हैं लोगों के, वो उठते रहेंगे और बीजेपी को परेशान करते रहेंगे। बल्कि बीजेपी के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्वर है। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो बालियान हैं, जो मुजफ्फर नगर से हार गए, उनके खिलाफ जो है वो सोम ने बगावत कर दी, और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें खरीदी, और वो मामला पुलिस स्टेशन में भी चला गया। यानी अब इनके अंदर में भी जो है वो बाहर के लोग तो जो इनको परेशान कर रहे हैं, जो ये परेशान कर रहे हैं संघ के संचालक, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी आपस की लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। कभी जो है वो मोदी और योगी के बीच की लड़ाई सामने आती है, कभी जो है वो अमित शाह और योगी के बीच की लड़ाई सामने आती है। तो ये जो इनके स्वर हैं आपस में मतभेद के, वो आगे चल के बगावत के स्वर बन सकते हैं, और लोग नितिन गडकरी या किसी और नेता के आसपास जमा हो सकते हैं। लेकिन ये सब जो है वो हथेली पे सरसों नहीं जमेगी, इसके लिए जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इंतज़ार करना सही है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा कि हथेली पे सरसों नहीं जमेगी, और मुंगेरी लाल के सपने फिलहाल देखना नहीं चाहिए। तो आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, मेरे साथी हैं,
अभी उनसे आगे बात बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि अब यूसीसी जैसा मुद्दा है या फिर अग्निवीर जैसा मुद्दा है, तो ऐसे सब मुद्दों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो ये सब मुद्दे हैं, जबकि तेलुगु देशम मतलब चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश बाबू हो, उनके एजेंडे में ऐसे सब मुद्दे नहीं है। उनके एजेंडे में तो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात चलती है। और ये जो पार्टियां हैं, जो चंद्रबाबू नायडू की बात करो या फिर नीतीश बाबू की बात करो, ये पार्टियां सेक्युलर मानी जाती, कमोबेश ये पार्टियां सेक्युलर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी माना जाता है। तो ये दो बिल्कुल ही अलग विचारधारा है। अब ये दोनों अलग विचारधाराओं को एक साथ में अभी तो फिलहाल चल पड़े हैं, परंतु आगे किस तरीके से ये दोनों विचारधाराएं चलेंगी उसके बारे में अभी से कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बाकी आपने एक और बात बोली कि जब चुनाव लड़ने से पहले से इनका गठबंधन था, ये लोग कमल लेके साथ में घूम रहे थे, अब अगर वो निकल जाते हैं तुरंत ही तो ऐसा कहा जाएगा कि अपॉर्चुनिस्ट है। मैं आपकी इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देखिए अंदर ही अंदर खींचतान तो चल ही रही है। कई जगह से हमें जानने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का बिल्कुल बनता नहीं है। अंदर के सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हैं, परंतु क्योंकि फिर से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसीलिए दोबारा से अमित शाह को उन्होंने उसी पद पे बिठा दिया। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को मतलब एक तरह का खिंचाव है अंदर से अंदर। वो परेशान है कि किस तरीके से इन दोनों की जोड़ी को तोड़ा जाए। खैर वो अभी तो सफल नहीं हुए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अमित मालविया का जो सेक्स कांड बाहर आया है, किस तरीके से महिलाओं को वो अपने ऑफिस से बुलाते थे, 5 सितारा होटलों में बुलाते थे और उनके साथ गलत कुकर्म किया करते थे। वो चीज को, उस बात को भी बाहर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के आरएसएस के ही एक नेता ने इस बात का बाहर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अंदर ही अंदर इनके अंदर भी पार्टी के अंदर फूट हो रही है, जो इनकी नेगेटिव बातें हैं वो भी बाहर आ रही है। तो ऐसे समय में क्या ये पार्टी और लंबे समय तक साथ चल सकती है? तो अब मेरे साथ फिर से मैं निशिकांत जी को बुलाना चाहती हूँ, परंतु अभी समय थोड़ा आप शॉर्ट में बताइएगा कि अगर यूसीसी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर ये जो एनडीए की सरकार टिकी रहती है, अड़ी रहती है, तो क्या होगा? आप उसके ऊपर शॉर्ट में बताइए। फिर हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, वो डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। यूसीसी एक मुद्दा है, अग्निवीर भी बहुत बड़े मुद्दा है जिस पर ये सरकार को दिक्कत आ सकता है। लेकिन वही बात है कि क्या जेडीयू या टीडीपी जो पार्टियां हैं वो अभी इस मुद्दा को लेकर कितना आगे आएंगे। हो सकता है कि इस मुद्दे को अब ठंडे बक्से में रखा जाए और इस पर ना एनडीए गवर्नमेंट कोई नाराबाजी करेगा या हल्ला गुल्ला करेगा, और इसका पार्टनर भी अभी थोड़ा मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली प्रेस करेंगे कि अभी अग्निवीर को 1 महीने के अंदर हटा लिया जाए या जातीय जनगणना अभी कर लिया जाए। वो जो मुद्दे हैं डेफिनेटली इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और कंटेंशियस है। मतलब एनडीए में हम जो विचारधारा की डिफरेंस बोलते हैं और बीजेपी और अलाइड पार्टी के अंदर जो डिफरेंसेस है मुद्दों को लेकर, वो है, उसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज भी पहले देखते हैं कि अपना पार्टी का फायदा क्या है, उसका बाद ही मुद्दे। तो जेडीयू या टीडीपी को जब तक नहीं लगेगा कि भाई हम लोग इलेक्टोरली इससे बेनिफिट पाएंगे या ये सरकार गिरेगा या इंडिया जो अलायंस है वो पावर में आ सकता है, उसका भी मतलब नंबर आ गया है, तब तक ये पार्टियां जो है वो भी इतना मुझे नहीं लगता है मजबूती से इन मुद्दे पर आगे आएंगे। और जब तक ये पार्टियां मजबूती से मुद्दे पर नहीं आते हैं, जैसे कि पता है लेफ्ट पार्टियां न्यूक्लियर इशू पर यूपीए गवर्नमेंट में समर्थन वापस लेते, तो कोई ऐसा मुद्दा और वो मुद्दा को जब तक ये पार्टियां अपना जो पहचान, अपना जो वोट बैंक, अपना जो पार्टी का स्वार्थ के साथ
मजबूती से नहीं जुटते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हम जो इश्यूज को सामने रख रहे हैं, ये पार्टियां उस पर दांव नहीं लेंगे। जैसे कि जेडीयू का हो गया, उनका तो जातीय जनगणना है और इश्यूज है। जी निशिकांत जी, मैं मुझे आपके लगता पास है भी आ सकती हूँ कोई जी अभी वक्त निशिकांत नहीं। जी। यस यस, अब मेरे साथ यहाँ पर मुजाहिर राणा जी जुड़ गए हैं। मुजाहिर राणा जी प्रदेश महासचिव है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के। आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं, अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। आज का मुद्दा हमारा है मोदी सरकार के में बगावत के स्वर। तो आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, तो आप बताइए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या ये गठबंधन वाली सरकार चलेगी या फिर समय पहले ही टूट जाएगी? बताइए जी, अपनी टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद आपका, और लेट जुड़ने पर इसके लिए माफी का तलबगार हूँ, क्योंकि मैं कहीं दूसरी जगह फंसा हुआ था। सभी साथियों को, पैनल में बैठे हुए सबको मेरी ओर से नमस्कार। जहाँ तक आपका आज का मुद्दे का सवाल है, सब लोगों को ये मालूम है कि जो मौजूदा रिजल्ट आया है, आम जनता, किसान, मजदूर, दस्तकार, बुनकर, सब इनके भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए नारों के खिलाफ ये मैंडेट आया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो 400 पार का नारा लगाने वाले लोग थे वो 240 पर ही सिमट करके रह गए हैं। तो अभी जो धार्मिक शासनी है वो थोड़ी बाकी है, ये भी हटने का काम इसी ही रिजिम में हो जाएगा जो अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो अपना मैंडेट दे दिया है। क्या हमें डबल इंजन की सरकार के तमाम प्रस्ताव जो है वो हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते, और इसी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको कहां से कहां ला करके पटकने का काम किया। ये तो इस सरकार, डबल इंजन की सरकार को खुद ही सोच लेना चाहिए। जहां तक चाहे अग्निवीर योजना हो या इनका और कोई भी नारा हो, वो अब इस देश की सरजमी पर चलने वाला नहीं है। और एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जनता अब इनके ये जो धार्मिक शासनी है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार चलने वाली सरकार नहीं है, और ये बहुत अच्छा हुआ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के लोगों को कि उन्होंने कोई ज्यादा सेहतमंद प्रयास नहीं किया सरकार बनाने का। अगर वो सरकार बनाने का प्रयास करते तो इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं कि सरकार भी बना सकते थे। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है और दूसरे पार्टनर का सवाल है, ये लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनके साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया है वहां उनकी कोई इज्जत और कोई सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार चलाने पर जिस तरीके से उन्होंने अपने मुद्दे दिए हैं, वो मुद्दे अब लागू होने वाले नहीं हैं प्रदेश और देश के अंदर। इसलिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यह सरकार अपने 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी, और ये 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिरने का काम हो जाएगा। क्योंकि किसान जो अपने मुद्दे पे एमएसपी मांगने का काम करे, अपनी फसलों का वाजिब दाम, वहाँ ये सरकार फेल है। नौजवानों के रोजगार पर ये सरकार फेल है। महंगाई को कंट्रोल करने पर ये सरकार फेल है। मैं सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दिया, बड़े पोस्टर लगाने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा बेइज्जती, बदहुरमती, जलालत अगर किसी की हुई है इस रिजिम के अंदर तो वो माता और बहनों की हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन माता और बहनों के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर हाथ ना पड़ता हो, उनकी बेइज्जती ना होने का काम होता हो। इसलिए ये सरकार तो अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बहुत दिन हो चुका है चलते हुए। और जिस अयोध्या को लेकर के ये वोट मांगते थे, उसी अयोध्या में देख लो इनका क्या रिजल्ट आया है। जितनी अगर हम ये मांग कहते हैं कि साहब जो जो हो रहा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं करवाते? पुलवामा की घटना का आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो पाई, ये क्यों नहीं कराते? अरे भाई कोई जुर्म थोड़ा ही कर रहे हैं या कोई दूसरी चीज थोड़ा ही मांग रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं जो घटना हुई है उस घटना का रिजल्ट क्या है, वो क्यों घटित हुई है, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी कठुआ के अंदर एनकाउंटर चल रहा है, क्यों चल रहा है जब आपने चारों तरफ से सीमा सील कर दी? फिर आतंकवादी देश के अंदर क्यों है? ये आपको फेलियर है या नहीं है? तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, खास तौर से नौजवानों के लिए।
ये जिस तरीके से ये अग्निवीर योजना का जिक्र हो रहा था, अग्निवीर योजना इस देश के लोगों को भ्रमित करने की है, और ये मिलिट्री में की है, अभी पुलिस में करने का काम करेंगे, अभी दूसरे और लोगों को काम करने का काम जी जी। और जहां तक संविधान के बदलने का सवाल आया, नारा दिया इन्होंने चुनाव के अंदर कि हम संविधान को संविधान में क्या बदलेंगे, संविधान में तो ये बदल चुके, आईपीसी ये बदल चुके, सीआरपीसी ये बदल चुके, अब क्या बदलना रह गया है? बदलना सिर्फ दो चीजें रह गई हैं। एक तो ओबीसी जो इनका वोट बैंक बना हुआ है आज तक भी, उस ओबीसी का 27% आरक्षण ये समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा एक ये जो आपका 22% SC ST का आरक्षण है उसको समाप्त करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से ये सरकार कतई फेलियर सरकार है, पिछला रिजिम में फेल हुई है और अब तो फेलियर रहेगी। अब कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगी कि जिससे ये देश के सीमाओं को सुरक्षित रख सके या इस देश के अंदर कोई नई चीज लाने का काम कर सके। ये सिर्फ ढिंडोरा है, जैसा एक ढोल होता है ना, ढोल अंदर से खोखला, ढोल अंदर से खोखला होता है, तो उसके ऊपर जब थाप लगती है तो उसमें से आवाज निकलती है। तो ये खोखली सरकार है, खोखली सरकार है, इसका ढोल पीट रहे हैं ये, अब ढोल पीटने पर ये इनका कोई मुद्दा जी। राणा जी, अब हमारे साथ जगदीप सिंह सिद्धू जी जुड़ चुके हैं, थोड़ा लेट से ही जुड़े हैं, परंतु वरिष्ठ पत्रकार है तो उनको भी हमें सुनना बहुत जरूरी है, और अभी तो हमें डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी की भी टिप्पणी लेनी जरूरी है। तो जगदीप सिंह जी, आप अपनी बात शॉर्ट पे रखिए, फिर बाद में हमें आनंद प्रकाश तिवारी जी से इस कार्यक्रम को खत्म करना है। जी जगदीप सिंह जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। जहां तक बात आती है वर्तमान सरकार की, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बहुमत प्राप्त किया और लोगों ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाया है, अब गठबंधन की जो सरकार ये बना के चलाने वाले हैं, तो आने वाले समय में बहुत सी चुनौतियां हर तरफ से रहेंगी गठबंधन की सरकार में, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाने का इनका अनुभव नहीं है और इनकी कार्यशैली उस प्रकार की नहीं है कि ये हमेशा गठबंधन की सरकार में कभी रहे हों। जहां तक सवाल आता है, जो इनके घटक दल हैं उनकी अपनी जो मांगे हैं उनको अब ये कितने स्तर तक पूरा कर पाएंगे और किस प्रकार पूरा कर पाएंगे, ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द ही पूर्णकालिक बजट का जो अभी सत्र आने वाला है और उसके बाद जो अन्य योजनाएं और जो अन्य मुद्दे हैं, जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, संघ और राज्यों के मुद्दे, उनके ऊपर किस प्रकार से ये सरकार आगे बढ़ती है, उसके बाद ही कई चीजों में ये सामने आएगा। रही बात इनकी बगावत की, तो अभी अब कह सकते हैं कि लोगों में असंतोष अवश्य है, लेकिन ये असंतोष का प्रथम स्तर है जो गठबंधन के अंदर दिखाई देने लगा है। पूर्णकालिक या पूर्ण रूप से इसको बगावत नहीं कहा जा सकेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार के जो टकराव इनमें होते हैं, और अगर पार्टी के अंदर से और पार्टी के बाहर और जो घटक दल है, जी जगदीप सिंह जी, अगर कोई बदलाव आता है तो ये कहा जा सकता है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है जो बगावत की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप सिंह जी। अब हमारे साथ मेरे सह संचालक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी साथ में हैं, तो मैं उनसे टिप्पणी लेना चाहूंगी कि मोदी सरकार में बगावत के स्वर, आप क्या कहना चाहेंगे जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो चीज यह है कि जब घर का मालिक कमजोर होता है या जंगल का शेर जब बूढ़ा हो जाता है या कमजोर हो जाता है, तो तमाम छोटे मोटे जानवर भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, और वही चीज है। लेकिन राजनीति में केवल ऐसे नहीं चलता है। राजनीति में जब तक मजबूत विकल्प सामने न खड़ा हो, तब तक जो आदमी सत्ता में है, सत्ताच्युत करना बहुत मुश्किल होता है। सत्ता में अपने किले के अंदर रह करके सुरक्षा करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ये मजबूत रहता है, बशर्ते कि बाहर से हमला करके उस सत्ता के केंद्र को कब्जा किया जाए। यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मोदी चालाक आदमी है और वो एन केन प्रकार सत्ता में बन गया है।
उसको हटाने के लिए जिस तरीके का इंडिया गठबंधन होना चाहिए था, उस तरीके का इंडिया गठबंधन अभी भी नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के प्रति जो विश्वास है, जो उसका अपने घटक दलों के प्रति विश्वास है, या घटक दलों का जो उसके प्रति अविश्वास है, और वो सब चाहते हुए भी, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में भी कोई ऐसा आकर्षक, कोई ऐसा बड़ा चुंबक नहीं है जो कि यह विश्वास दिला सके कि नहीं, हम सबको बांध के ले चलेंगे और हम मोदी का विकल्प दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो विकल्प निकल सकता है, वहां चीजें बनी हुई हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर भी कोई ऐसी पर्सनालिटी आ जाएगी कि उसके प्रति सबका विकल्प आ जाए। और इसमें हम तो ये कहेंगे कि इस चुनाव में भी या इसके पहले भी जब इंडिया गठबंधन बना, उस समय भी जिस तरीके का अविश्वास का माहौल बनाया गया, अभी आते हैं संजय साहब, जिस तरीके का अविश्वास का माहौल बनाया गया उस समय, अगर वह विश्वास बना रह गया होता तो शायद आज स्थिति दूसरी थी। और इस चुनाव में भी जिस तरीके की हरकत इन लोगों ने किया कि अपने ही साथियों को, जो इनका जीता हुआ साथी था, बिहार का आइकॉन था, उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया, जबकि वो इन दोनों लोगों से लड़के जूझ करके जीत करके सामने आ गया। तो ये सारी चीजें भी जनता देखती है और राजनीति में इन छोटी छोटी चीजों का भी आकलन किया जाता है। हम सारे लोग कह रहे थे कि पूरा दुनिया एक तरफ, बनारस एक तरफ, बनारस में मोदी को मजबूत टक्कर दी जानी चाहिए। और हम बार बार लोग कह रहे थे कि यहाँ आप किसी बड़े नेता को भेजिए, आप खड़गे को भेजिए, आप प्रियंका को भेजिए, लेकिन यहाँ ये लोग तो यह है कि नहीं, हम जब तक हमारी जीत सुनिश्चित न हो जाए तब तक हम लड़ने के लिए नहीं आएंगे। हम लोग अपने बहुजन संवाद पर भी हम लोग जो बात लगातार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कर रहे हैं, अब जाकर के राहुल गांधी को होश आया है कि नहीं, बनारस से प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ी होती, केवल अगर वो पर्चा भरती होती, तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, आज का राजनीतिक समीकरण कुछ और होता, ये राजनीति की विश्वसनीयता कुछ और होती। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन को भी अगर विकल्प देना है तो अपनी विश्वसनीयता भी कायम करनी होगी, अपनी दूरदर्शी दृष्टि भी रखनी होगी। और फिलहाल का जो अंक गणित है, उस अंक गणित में नीतीश बाबू भी अगर वहां से हट जाएं, चंद्रबाबू भी हट जाएं, या कोई भी हट जाए, तो ये सरकार गिरने वाली नहीं है। यह सरकार गिरेगी तो अपने ही बोझ से गिरेगी। बिच्छू अपने विनाश का बीज अपने पेट में ही छिपाए रहता है। भारतीय जनता पार्टी के विनाश का बीज उसी के पेट में है। जब तक उसके अंदर से विस्फोट नहीं होगा, तब तक ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और अभी हमारे जो तो ये चुनाव के बाद अभी हरियाणा का चुनाव होने वाला है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, अभी झारखंड का चुनाव होने वाला है, और नीतीश कुमार बार बार चाहेंगे कि इन्हीं चुनावों के साथ इसी लगे हाथ तो वो अपना गंगा में हाथ डाले और अपने बिहार का भी चुनाव करा दे। लेकिन बिहार का चुनाव भी मोदी जो समीकरण बता रहा है, मोदी नीतीश कुमार को घास नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी जानते हैं। आज की तारीख में अगर नीतीश बाहर भी हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मोदी सरकार के ऊपर। तो इसलिए फिलहाल तो नहीं, हाँ आने वाले दिनों में हाँ, लेकिन जिस तरीके से विरोध के स्वर निकल रहे हैं और अपनी संस्कार पार्टी हिंदूवादी लोकतंत्र और कारपोरेट लोकतंत्र के बीच का यह संघर्ष अगर कोई अपना रास्ता दिखाता है, अगर कोई गुण खिलाता है, तो वो अलग बात है। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी टिप्पणी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस चुनाव से पहले तो ये बात कही जा रही थी कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस चुनाव के बाद वो सिनारियो पूरी तरह से बदल गया है। और अभी जो ताज़ा CSDS का सर्वे आया है, जिसके मुताबिक खुद उत्तर प्रदेश में, जो कि मोदी की कर्म भूमि है, राहुल गांधी उनसे 4% ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। 36% लोग उत्तर प्रदेश के चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने, और केवल 32% लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो विकल्प वाली बात खत्म हो गई। अब तो बहुत तगड़ा विकल्प जो है वो जनता के सामने है, लेकिन बहरहाल नंबर का खेल जो है वो मोदी के साथ।
सलीम भाई, अब मैं आपको फिर टोकूंगा। अब तिवारी जी अब मैं आपको टोकूंगा। राहुल गांधी में देश की जनता विकल्प देख रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी भी अपने आप को